नमस्ते बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक। क्या कहा? मैंने गलत बोला? नहीं, हम अक्सर गलत बोलते हैं जो हम कहते हैं संस्कृत, जबकि इसका सही उच्चारण क्या है? संस्कृत। तो जब तक किसी भाषा या विषय का सही उच्चारण हम नहीं करेंगे तो उस भाषा को कैसे अच्छे से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले बात इसी शब्द पे करते हैं कि संस्कृत क्यों है। अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस शब्द के टुकड़े कर देंगे कि इसमें क्या उपसर्ग है, क्या मूल धातु है, क्या प्रत्यय है, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये संस्कृत क्यों बोलते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें उपसर्ग होता है सम। कौन सा उपसर्ग है? सम। अब देखो यहीं से स्पष्ट हो रहा है पहले तो कि सम उपसर्ग है, सन उपसर्ग नहीं है। उसके बाद मूल धातु क्या है? क्री। और प्रत्यय क्या है? तो ये मिलकर के क्या बनता है? संस्कृत। इसलिए इसका सही उच्चारण क्या है? संस्कृत, ना कि संस्कृत। तो आज से हम क्या बोलेंगे? संस्कृत बोलेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अपनी मूल पाठ्य पुस्तक पर। देखो बच्चों, पहले कक्षा 6 में रुचिरा नाम की किताब लगा करती थी, लेकिन इसी सत्र 2024-25 से वो किताब परिवर्तित होकर के दीपकम लगने लगी है। तो अब से हम दीपकम जो पाठ्य पुस्तक है आपकी कक्षा 6 में लग रही है, उस पर चर्चा किया करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। लेकिन अभी भी अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल्स में रुचिरा नाम की किताब अभी भी लग रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम रुचिरा की पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपकी दीपकम किताब, जो इसी वर्ष से आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। और दीपकम किताब का पहला अध्याय आपका वर्णमाला को लेकर है, लेकिन पहले अध्याय से पूर्व एक पेज दिया है आपकी किताब में। आप अपनी किताबें खोलिएगा और आपके किताब में जैसे अभी आपसे बात करें तो ये है आपका पहला पाठ, जिसका नाम है वयम वर्णमाला पठाम। लेकिन इस पाठ से ठीक पहले वाले जो पेज पे एक वर्णमाला नाम से पेज दिया हुआ है, तो हम इसे जरूर पढ़ेंगे। अब ये तो वो बात हो गई कि हमें अंग्रेजी पढ़नी है और हम ABCD ना पढ़ें, तो ये तो गलत होगा। इसलिए ये संस्कृत की ABCD है। क्या मैंने सही बोला? नहीं ना, संस्कृत की ABCD है। ये मैं बार बार आपको याद करवाऊंगी कि संस्कृत नहीं होता, संस्कृत होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं संस्कृत की वर्णमाला। सबसे पहले बात करते हैं स्वराहा। अब स्वराहा क्या होता है, पहले तो इसी पे बात करते हैं। ठीक है, जब एक अक्षर हो स्वर का तो उसे कहते हैं स्वरह। कब? जब एक ही अक्षर हो। लेकिन जब बहुत सारे अक्षर हो यानी बहुवचन हो जाए तो कहते हैं स्वराहा। बात ठीक है? अब स्वराहा दो प्रकार के होते हैं, यानी स्वर दो प्रकार के होते हैं। इसको हिंदी में अब ऐसे पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला है समान अक्षरानी। समान अक्षर का मतलब जो एक जैसे अक्षर मिलते जुलते लगते हों। जैसे हम बात कर लें, अ के साथ जब आप आ लिखते हैं तो ये क्या है? समान अक्षर। ई के साथ जब आप ई लिखते हैं तो ये क्या है? समान अक्षर। तो यही होते हैं समान अक्षर। जैसे आ, ई, उ। अब यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमने हिंदी में भी पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में री के साथ री भी होता है। वो कैसे? देखो, री हम लिखते हैं ठीक ऐसे, ठीक है, लेकिन संस्कृत में री दीर्घ भी होता है, जिसको पहले ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? एक बार और इसको फोल्ड करना होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है दीर्घ री, ये कहलाता है दीर्घ री, ये कहलाता है लघु री। ठीक है, उसके बाद एक जो स्वर है वो सिर्फ संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? री। क्या बोलते हैं? री। री मतलब क्या है? ल है और ल के पैर में
री है, री। ठीक है, तो ये स्वर वेद के अंदर कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसके अंदर बहुत सीमित मात्रा में, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग मिलेगा, लेकिन मिलेगा, इसलिए हम इसको स्वरों में मान के चलते हैं। दूसरे प्रकार के स्वर होते हैं संध्या अक्षराणी। पहले तो नाम समझो ये क्या है। संध्या अक्षराणी यानी संधि किए हुए अक्षर। संध्या मतलब संधि किए हुए अक्षर, अक्षर संधि किए हुए अक्षर। संधि किसको कहते हैं? जब दो वर्ण मिलकर के कुछ नया वर्ण बन जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? वहां पर संधि कहलाती है। जैसे अब ये ए है, ये मूल स्वर नहीं है, किससे मिलकर बना? ये मिलकर बना है, देखिए अब एक बार इसको इरेज कर दें हम। ठीक है, क्या होता है? अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए। अब आप कहेंगे अगर अ प्लस ई ए होता है तो आई अ प्लस बड़ी ई हो जाएगा। क्या कहोगे आप? आप यही कहोगे ना कि अ प्लस दीर्घ ई अगर कर दें तो आई बन जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। क्या होगा? जब अ और ई मिलकर ए बनेगा, उसके बाद अ प्लस ए मिलकर बड़ा ए बनता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ओ पे जब बात करें तो ओ किससे मिलकर बनता है? अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है? ओ। और अब ये जो औ बनेगा ये किससे मिलकर बनेगा? ठीक वैसी ये अगर आप करेंगे अ प्लस बड़ा उ इजिकल औ, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सही क्या है? अ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। तो ये क्या हो गए? स्वर। ठीक है, स्वर कितनी तरह के? दो तरह के, समान अक्षर वाले और संधि के अक्षर वाले। समान अक्षर वाले तो जो एक जैसे दिखे और एक ही बात, और संधि अक्षर वाले कौन से होते हैं? जो दो वर्णों को मिलाकर बनते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अभी हम बात करें कि वर्णमाला ही तो चल रही है हमारी। वर्ण में क्या क्या होता है? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजनों की। ये वर्णमाला का ही हिस्सा है, ध्यान रखना। ये एक एक अक्षर जब हम बात करते हैं तो ये एक एक अक्षर वर्ण कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। क क्या है? एक वर्ण है। अ क्या है? एक वर्ण है। आ क्या है? एक वर्ण है। च क्या है? एक वर्ण है। इस तरह से तो व्यंजन वर्णों की जब बात करें हम, व्यंजन वर्णों में सबसे पहले आते हैं वर्ग्या। वर्ग्या जिसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क्यों होता है, या इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो अभी आपका जो पहला अध्याय हम पढ़ेंगे उसमें इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसलिए अभी के लिए सिर्फ इतना सीखेंगे कि एक कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन तो अभी देख लेते हैं, ये सभी वर्गों में होते हैं। जैसे पहले वाले को क्या बोलते हैं? क वर्ग, तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया एक तरह से। दूसरे वाले को बोलते हैं च वर्ग, तीसरे को बोलते हैं ट वर्ग। यानी इन वर्गों का जो पहला पहला अक्षर होता है, पहला पहला वर्ण होता है, उसी नाम से वो वर्ग कहलाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा? त वर्ग, ये क्या हो जाएगा? प वर्ग। ठीक है ना, याद रह जाएगा ये। तो इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्गों में 5 5 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अ। ये ड नहीं है, ध्यान रखना। हमेशा हम क्या बोलते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। ड़ नहीं होता, ड़ यहाँ पे आता है। ये ड डमरू होता है, जब इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं, जैसे अभी ये लग गया। अब इसको बताते हैं, ये ड और इसके नीचे बिंदु लग जाए तो ये अड़, जैसे लड़का में लिखते हैं, लड़की में लिखते हैं, राइट। तो ये 5 वर्ग, पांचों वर्गों के 5 5 वर्ण, कुल कितने हुए? 25। ये 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्गीय वर्ग वाले, या इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। याद रखना है ये आपको। इसके बाद चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जिसे अर्ध स्वर भी
कहते हैं। अब वही बात, अंतस्थ क्या होता है ये आपके पहले चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए याद करना है आपको कि व्यंजन कौन कौन से हैं। व्यंजनों के प्रकार हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद ये तो स्वर उसके काउंट होंगे अनुस्वार के। खैर, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? 4 ही होते हैं, य, र, ल, व। कौन से? य, र, ल, व। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से? श, श, स, ह। ध्यान देना, हम इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। श, श, स, ह। ठीक है। उसके बाद अयोगवाहो। अयोगवाहो भी एक व्यंजन का प्रकार है। जैसे व्यंजन के प्रकार थे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो अयोगवाह भी क्या है? एक प्रकार है। अब अयोगवाह भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। जो अनुस्वार है वो अ के ऊपर बिंदु। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अ के बाद विसर्ग। अब ये क्या है? इसी को हम विसर्ग कहते हैं। जो पीछे 2 बिंदियां लगी हैं इसी को विसर्ग कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, व्यंजन कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह में 2 प्रकार हो जाएंगे, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या होगा? क्या होगा? अ के ऊपर साउंड आएगी। और ये क्या होगा? अह। जो विसर्ग की साउंड है ह में आएगी, अह। ठीक है। तो ये हो गए आपके पहला पेज वर्णमाला का। अब चलते हैं पहले चैप्टर पर, आपके पहले पाठ पर, जो कि है वयम वर्णमाला पठामः। पहले तो हम यही सीखेंगे कि इस जो चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, वो क्या है? वयम। वयम का मतलब हम सब। वर्णमालाम, वर्णमाला, पठामः, पढ़ते हैं। हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद होगा। अब बात करते हैं वर्णा द्विविधा। वर्णा मतलब वर्ण, वही बात आ गई। एक होगा तो वर्ण, बहुत सारे हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएगा तो वर्णः। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। द्विविधा का मतलब होता है द्विविधा। द्वि मतलब 2, विधा मतलब प्रकार। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों, आप एक काम करिएगा, आप अपनी इसको पढ़ते समय अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में लेके बैठो। जो भी यहाँ मैं लिख रही हूँ, किसी भी शब्द का अर्थ वो आप पेंसिल से अपनी पाठ्य पुस्तक में मेंशन करो, जिससे आप जब रिवीजन करोगे तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है। तो वर्णः, वर्ण, द्वि मतलब 2, और विधा का मतलब प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। भवंती मतलब होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने इससे पहले वाले पेज में पढ़ा, स्वर और व्यंजन। च का मतलब क्या होता है? और। च का मतलब और। तो स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। ये जो स्वर हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम, स्वरों का। देखो बच्चों, संस्कृत में ये होता है कि जब आप एक एक शब्द का अर्थ समझने लग जाते हैं तो आपको संस्कृत आनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक एक शब्द का अर्थ याद किया करो, उसकी हिंदी अनुवाद अपने आप बन जाएगा। तो स्वरानाम, स्वरों का, उच्चारणम, उच्चारण, स्वतंत्र रूपेण। स्वतंत्र रूपेण मतलब स्वतंत्र रूप से। रूपेण का मतलब रूप से। भवति मतलब होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये आप लिखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में साथ में। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी स्वरों को बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए हमें। अ है तो अ ही रहेगा, आ है तो आ ही बोलेंगे, इसके साथ हमें कुछ नहीं चाहिए। ये स्वतंत्र रूप से फ्रीडमली यूज होते हैं, राइट। इसके आगे बात करते हैं स्वरा द्विविधा संति। अब आप देखो, द्विविधा, दोबारा वही शब्द आ गया।
अगर आपने यहाँ पे इस शब्द का अर्थ समझ लिया था तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर दो प्रकार के होते हैं, राइट। आगे है समान अक्षरानी संध्या अक्षरानी च। अब ये मैं दोबारा डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसीलिए मैंने आपको पहला पेज पढ़वाया था। पहले पेज में हमने यही दो चीजें पढ़ी थी, समान अक्षरानी यानी समान अक्षर वाले, जैसे अ आ, ई उ री री, है ना, और री अलग से पढ़ा था। री का दीर्घ स्वरूप नहीं होता, ये याद रखना। री केवल लघु स्वरूप में ही यूज होता है, री का दीर्घ नहीं होता, ठीक है। और दूसरे स्वर कौन से हैं? संध्या अक्षरानी। संध्या अक्षर मतलब संधि अक्षर, संधि करके बनाए गए अक्षर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने दे ही दिया, मैं क्या करूं, अब इसको और थोड़ा सा सीख लेते हैं। मैं तो आपको कह रही थी पहले पेज पे पढ़ा दिया, लेकिन जल्दी पढ़ेंगे। समान अक्षरानी, समान अक्षर वाले। अब इसको दो भागों में बांट दिया फिर से, इसलिए हम दोबारा पढ़ रहे हैं, समझिए इसको दो भागों में। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी इसमें भी दो प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अच्छा, ह्रस्व किसको कहते हैं? एक तो मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, छोटा और बड़ा, लेकिन सही भाषा में इसकी परिभाषा की बात करें, एक मात्रा का जो स्वर लगे, एक मात्रा का जो उच्चारण का समय लगे जिसमें, ठीक है, एक मात्रा उच्चारण का समय लगे वो ह्रस्व स्वर, दो मात्रा जितना समय बोलने में लगे तो वो दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे? दोबारा पढ़ते हैं। ह्रस्व तो क्या हुआ? एक मात्रा उच्चारण का समय, एक मात्रा का उच्चारण, ये कह सकते हैं हम उच्चारण समय, ठीक है, एक मात्रा का उच्चारण समय। और दीर्घ क्या हो जाएगा? दो मात्रा का उच्चारण समय। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। दीर्घ क्या हो जाएगा? दो मात्रा का उच्चारण समय। तो अब ये क्या है? अ क्या हुआ? ह्रस्व, अ बोल दिया, आ, इसको हम लंबा बोल रहे हैं, यानी लगभग अ को बोलने में जितना समय लिया, आ को बोलने में उससे दो गुना समय ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ई, उ, री, री। अभी मैंने आपको क्या कहा? री का दीर्घ स्वरूप नहीं होता, तो यहां पर दीर्घ नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं संध्याक्षरानी। संध्याक्षर भी अभी पहले पढ़ के आए। अच्छा, अब देखो, इसमें ह्रस्व नहीं होंगे। उसका कारण, क्योंकि ये जो ए है ये पहले से ही दो अक्षरों से मिलके बना है। याद है या भूल गए? याद होगा। देखो कौन कौन से, और बोलो मेरे साथ। चलो, मेरे बोलने से पहले नीचे कमेंट में लिखो। चलिए, मैं बाद में चेक करूंगी किसने सही लिखा, ठीक है। अ और ई मिलकर के क्या बने थे? ए। अब देखो, जिसमें पहले से ही एक से ज्यादा स्वर आ गए, ये दो स्वर आ गए, तो ये लघु कैसे हो सकता है? लघु यानी छोटा कैसे होगा? ह्रस्व कैसे होगा? तो इसको सिर्फ दीर्घ स्वरूप में ही काउंट करते हैं, ध्यान रखना। हम अक्सर गलती करते हैं, हम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है। नहीं, माना कि वो उससे बड़ा है, लेकिन ये भी छोटा तो नहीं है, क्योंकि ये भी दो अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसलिए ये सभी के सभी जो स्वरूप है वो किसमें शामिल होंगे? दीर्घ में शामिल होंगे। यहाँ पे ह्रस्व स्वरूप नहीं ही आएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ए किससे मिलकर बना? अ और ई से। आई किससे मिलकर बना? फटाफट कमेंट करो इसमें, मैं बिना बोले यहां लिखूंगी, आप कमेंट करिए। अब मिलाइए, अ प्लस ए। जिसने अ प्लस ए लिखा बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। अब बताइए अ के साथ क्या मिलाएं कि ओ बन जाए? लिखिए फटाफट, मिलाइए। सही लिखा या गलत? मुझे लगता है आपने सही लिखा होगा, इतना तो आप अच्छा पढ़ते हैं। चलिए आगे, औ और लिख दीजिए फटाफट से। चलिए, मिला लिया, सबका सही होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो ये सब मिलकर के दो लगभग स्वर से मिलकर बनता है, इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वरूप में कहलाएंगे, ह्रस्व नहीं होंगे। ये हमें स्पेशली याद रखना है। आगे हम बात करते हैं
चलिए आगे बात करते हैं। द्वयो द्वयो निश्चित स्वरो संधि द्वारा ये नवीन स्वरा जायन्ते संध्याक्षरम भवन्ति। अभी देखो जो हमने किया ना वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से मिलान कर सकते हो। ये कह रहे हैं द्वयो द्वयो, द्वयो द्वयो मतलब दो दो। ये सारे स्वर, ये जो सारे स्वर हैं ये किससे, सभी स्वर क्या है, दो दो से मिलके बने हैं। तो दो दो निश्चित स्वर से संधि द्वारा, निश्चित स्वरों की संधि करके, संधि किसको कहा अभी मैंने आपको समझाया, संधि का मतलब मिलना, संयोग होना। तो दो दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा, मिलने के द्वारा ये नवीन शब्दा, नवीन मतलब नवीन शब्दा नहीं सॉरी स्वर, नवीन स्वर वर्णा जायन्ते, नवीन जो स्वर हैं वो वर्ण बनते हैं, नवीन स्वर वर्ण बनते हैं। क्या कहलाते हैं, ते संध्याक्षर भवन्ति। ये जो संध्याक्षर की परिभाषा मैंने आपको पहले बताई थी, वो परिभाषा संस्कृत में लिखी हुई है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मिलने से, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो स्वर वर्ण बनता है उसे संध्याक्षर कहते हैं। वही यहाँ लिखा है, दो दो निश्चित स्वरों की संधि द्वारा ये नवीन स्वर वर्ण बनते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, संध्याक्षर स्वर कहलाते हैं। अब कौन कौन से, वही हमने जो अभी पहले पढ़े वही इसमें लिखे हुए हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अ और ई मिलकर क्या बना, ए, यहां हमने यही पढ़ा। उसके बाद अ और ए मिलकर के आई बनेगा। देखो यहाँ पे आ गई ना बात, अगर आप अ प्लस बड़ी ई कर देते तो गलत हो जाता। अब है अ प्लस उ ओ, और जब ये ओ बन गया तो इसी ओ को अ में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है। तो ये चारों स्वर हमारे पास आ गए। अब एक ही रह गया जिसमें ये लिखा हमने री वर्णस्य दीर्घ ने संति। जो री है उसका दीर्घ नहीं होता, ये हमने यहां भी पढ़ा था। ये देखो मैंने आपको बताया था री का कभी भी दीर्घ नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, री वर्ण का दीर्घ नहीं होता। दूसरी लाइन क्या लिखी है, संध्या अक्षराणाम ह्रस्वा न संति, यानी संधि अक्षरों का ह्रस्व नहीं होता, यानी छोटा स्वरूप नहीं होता। यही मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये देखो ये जो संधि अक्षर वाले स्वर हैं इसमें ह्रस्व यानी छोटा स्वरूप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी जो संधि अक्षर वाले वर्ण हैं, स्वर वर्ण हैं, ये सभी ऑलरेडी दो दो स्वरों को मिलाकर बने हैं। तो जो ऑलरेडी दो दो स्वरों को मिलाकर बने हैं वो छोटे कैसे होंगे, ह्रस्व कैसे होंगे। तो ये हमने सारी आज बात की स्वर पे। और एक और रह गया, उसकी और बात कर लेते हैं, अनुनासिक स्वर। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि अनुनासिक क्या होता है, उसके बाद ही तो हम समझेंगे कि अनुनासिक स्वर क्या होता है, ठीक है। ये पहले शब्द पे बात करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि शब्द के अर्थ पकड़ा करो, शब्द के अर्थ याद किया करो। तो अनुनासिक है, जैसे अब इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे कंचन हम लिखें, कंचन, तो ये जो लगा हुआ है ये तो है अनुस्वार। आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम ऊपर कर रहे थे कि जो बिंदु लगा होता है वो क्या कहलाता है, अनुस्वार, ठीक है। ये जो बिंदु लगा है, अब कहीं पर लिखा हो मान लीजिए कांच, क्या लिखा हो, कांच, तो ये जो चंद्र बिंदु लगा है, ये जो चंद्र बिंदु लगा है ये क्या कहलाता है, अनुनासिक। क्या कहलाता है, अनुनासिक। तो आज के बाद आपको कभी किसी अक्षर पर इस प्रकार की चीज लगाने की जरूरत पड़े तो अपने मैम से, अपने सर से ये मत पूछिए कि बिंदी लगाएं या चंद्र बिंदी, आप क्या पूछेंगे, अनुस्वार लगाएं या अनुनासिक। तो इससे क्या होगा, उनको पता लगेगा कि आपको बहुत अच्छे शब्द आते हैं। तो अनुस्वार क्या होता है, जो सिंपल बिंदु हम लगाते हैं किसी शब्द पे, और चंद्र बिंदु जो लगाते हैं वो क्या कहलाता है, अनुनासिक। तो ये समझ में आ गया अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक स्वरः, अब अनुनासिक स्वर कौन से हो जाएंगे, मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा संति।
ये परिभाषा है। लेकिन इस परिभाषा से पहले आपको एक चीज बताती हूँ, वो ये कि जो ये अनुस्वार या अनुनासिक, इन दोनों की जो हम बात कर रहे हैं, ये पता है कौन से वर्ण होते हैं? ये होते हैं जो स्वर व्यंजन हमने पढ़े थे अभी पहले पेज पर, व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन पढ़े, स्पर्श व्यंजन में सभी वर्गों के पंचम वर्ण, सभी, अभी एक बार दोबारा देखते हैं, देखो, सभी वर्गों के पंचम वर्ण। ये देखिए, ये क्या है? क वर्ग है, क वर्ग का पंचम क्या है? अंग। मैंने आपको कहा ना, इसको ड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अंग, अंग। अब मैं इसको धीरे धीरे साउंड करके बताऊं तो आप समझेंगे, अ, न, ग, इस प्रकार की थोड़ी सी साउंड आएगी, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं होगा, आधा 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 आधा। तो इसको क्या बोलेंगे? अंग, ठीक है। उसके बाद च वर्ग का इय, च वर्ग का इय, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न, प वर्ग का म। तो ये जो पांचों हैं, अंग, इय, अण, न और म, ये सभी क्या है? पांचों, यही पांचों अनुनासिक वर्ण होते हैं। जो भी बिंदु चंद्र बिंदु लगता है वो इन्हीं के कारण लगता है, ठीक है। तो ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। अब चलते हैं उसी परिभाषा पे फिर से, और उस परिभाषा को समझते हैं। ये कह रहे हैं, मुखेन सह, मुख के साथ, मुखेन सह, मुख के साथ, नासिकाया अपि, नाक से भी, नासिका का मतलब नाक, ये नासिका है अर्थात नाक से भी, अपि का मतलब भी, उच्चारिता का मतलब उच्चारित होने वाले, स्वरः स्वर, अनुनासिक स्वरः सन्ति, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहा? मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा सन्ति, यानी मुख के साथ नासिका से उच्चारित होने वाले स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे मैडम मुंह के साथ तो बोलते हैं, लेकिन नाक से कैसे बोलते हैं? अब आप सोचो, जब आप बोलते हो कांच, अब आपने का तो मुंह से बोला, लेकिन एक ये साउंड कहां से आ रही है? आप इस साउंड को आप बोल के देखो अभी, तो आपको पता लगेगा आपके गले में कुछ कुछ हो रहा है और वो कहीं ऊपर से साउंड आ रही है, नाक की तरफ से प्रेशर निकलेगा, आपके मुंह से प्रेशर नहीं निकलेगा। इसको बोल के देखना, कांच, कांच में का को छोड़ दो, च को छोड़ दो, इसको बोलो, तो साउंड कहां से आ रही है? प्रेशर पड़ेगा नाक पे। तो ये जो भी पांचों वर्ण होते हैं, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण हमेशा कहां से होता है? नाक से। तो मुख के साथ नाक के द्वारा उच्चारित होने वाले स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब क्या किया? सभी स्वरों के साथ क्या लगा दिया? अनुनासिक का सिंबल लगा दिया। अनुनासिक का सिंबल कौन सा है? चंद्र बिंदु। अनुस्वार का सिंबल सिर्फ बिंदु, याद रखना। तो अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या हो गए? अनुनासिक स्वर हो गए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज स्वरों पे पूरी की पूरी डिस्कशन। मुझे लगता है आपने याद किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं, आगे के जो व्यंजन वर्ण हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।